हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार सभी लोग जल्दी से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं जी। थोड़ी सी विलंब हो गई जी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। फिर भी मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। आज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं जंतु जगत है और इसमें पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो की क्वालिटी कैसी है एक बार जरूर बताइएगा आप लोग कि यस सर ऑडियो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही है। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है। ठीक है, आप सभी लोग क्या करेंगे, एक बार जो है जल्दी से जुड़िए और थम्स अप कीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, कल वाला जो क्लास किए थे आप लोग, कल वाले क्लास में हम लोग क्या क्या बात किए थे जी। कल वाले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार क्या था, है ना जी। इस पे बात किए थे कि उसका आधार क्या है। फिर हम लोग बात किए थे कि किस लक्षण के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, हाँ, वहां अरस्तु साहब की बात आई थी कि अरस्तु साहब ने आरबीसी के उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर ए नईमा और ई नईमा में प्राणियों को बांट दिया ना जी। हाँ, बांट दिया था, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं एक बार मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को। हाँ, क्या नाम है, थोड़ा देख लेते हैं जी। हाँ, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही अपने चैनल दिशा साइंस क्लास पे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा बच्चा जी, एक बात पूछना चाहूंगा कि जो जंतु जगत पढ़ रहे थे, इस जंतु जगत में जो हम लोग कल क्लास किए थे, क्या उस क्लास में आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट थे? बिल्कुल डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग पहले से पढ़ चुके थे। ठीक है, हाँ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुज कुमार, हाँ बहुत सारे, हाँ मिस्टर इंडिया, वाह बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सारे और बच्चे बहुत तेजी से, कृष्णा कुमार और शिवम कुमार, अजीत कुमार और है जी। हाँ, और बहुत सारे बच्चे जो है जुड़ चुके हैं। बहुत तेजी से कमेंट आप लोगों के चल रहे हैं। ठीक है जी, हाँ बहुत तेजी से कमेंट आपके चल रहे हैं, इसलिए आपके कमेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है, सभी लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि उसके आगे आप लोगों को बात करना है। मैं आप लोगों को ये बताए थे कि प्राणियों के संगठन, यानी प्राणियों में संगठन के आधार पर क्वेश्चन तो नहीं बनवाए थे। अब देखिए, इसमें हम लोग 11वीं बायोलॉजी के छात्रों के लिए क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु जगत। क्या पढ़ रहे हैं? जंतु जगत, जिसको एनिमल किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एनिमल किंगडम। दिख रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं जी? तो इसे हम कहते हैं एनिमल किंगडम। दिख रहा होगा, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 है और पार्ट नंबर 2 ये क्लास होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम क्लास को करते हैं यहां से स्टार्ट। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए ध्यान से, कोशिका स्तर का संगठन, कल अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो उसमें मैंने आपको यह बताया था कि जो प्राणियों में संगठन का जो स्तर होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। बोलिएगा जल्दी से, बताइए कि प्राणियों में संगठन का स्तर कितने प्रकार का होता है, जल्दी से बताइएगा। हाँ, सभी लोग ये बताएं कि प्राणियों में, जल्दी से, क्वेश्चन आप लोगों को कल नहीं बनवाए थे लेकिन लिखे थे, इसका आंसर लिखे थे और मैं आपको यह बताया कि आप क्वेश्चन स्वयं बना लेंगे। ठीक है, हाँ नाम लिखिएगा, नाम लिखिए तो प्राणियों में, हाँ जी, प्राणियों में क्या बताए थे? प्राणियों में संगठन स्तर का प्रकार क्या है? प्राणियों में संगठन स्तर ना जी, संगठन स्तर का प्रकार कितने प्रकार से होता है? तो आप ही तो बताए थे कि 4 प्रकार से। कितने प्रकार से जी? 4 प्रकार से होता है। और उस 4 प्रकार में कौन कौन आया था जी? तो अब हम बात करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है थोड़ा सा रिवीजन है, तो इसमें आप लोग उतना दिमाग मत लगाइएगा। हमने आपको कहा 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। इस 4 में 1 नंबर में क्या था? कोशिकीय स्तर का संगठन। क्या था? कोशिकीय संगठन का स्तर, कोशिकीय स्तर का संगठन था ना जी, कोशिकीय स्तर का संगठन है ना जी।
कोशिकीय स्तर का संगठन। 2 नंबर बताइए क्या था, जल्दी से 2 नंबर में बोलिए क्या था, तो आप कहिएगा कोशिका के बाद क्या था, तो उत्तक स्तर का, किसका, उत्तक स्तर का संगठन, उत्तक स्तर का संगठन, यही ना जी, यही था उत्तक स्तर का संगठन। और यहां से अगर 3 नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे क्या था, तो आप कहेंगे अंग स्तर का, किसका, अंग स्तर का संगठन, ठीक है, संगठन। और फिर लास्ट अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर में क्या था, तो अंग तंत्र, क्या था, अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र स्तर का संगठन, यानी कि ये जो है आप लोग संगठन, ये आप लोग कल ही पढ़ लिए थे, कल ही आप लोग ये पढ़ लिए थे। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ एक एक करके पढ़ेंगे। और उससे पहले जो है आप लोग क्या करेंगे, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कीजिए सभी लोग, ठीक है, सभी लोग शेयर करेंगे एक साथ, और मैं एक एक करके इन सबको बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके अब हम लोगों को इसको पढ़ लेना है कि कोशिकीय स्तर का संगठन क्या होता है, उत्तक स्तर का संगठन क्या होता है, फिर बात करेंगे अंग स्तर का संगठन क्या होता है, और लास्ट में बात करेंगे अंग स्तर का यानी अंग तंत्र स्तर का संगठन क्या होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सोनाली कुमारी लिख रही है कोशिका स्तर, अंग, उत्तक और अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है जीवों में, ठीक है, तो ये हो गए 4, कितने हो गए 4। अब एक एक करके हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए पहला 1 नंबर में क्या आ गया जी, तो आप कहिएगा कि 1 नंबर में आ गया कोशिका स्तर का संगठन। ध्यान दीजिएगा, नाम से पता चल रहा है कि कोशिका स्तर का संगठन, किसका स्तर का, कोशिका स्तर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे कोशिकाएं आएगी और समूह बनाएगी, और उन समूह से जो है नए जीवों का, कहिएगा कि जब कोशिका समूह बना लेगी तो उत्तक हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, आपने ठीक सोचा है कि जब कोशिकाएं आएगी, कई कोशिकाएं जब आएगी और आकर के जब समूह बना लेगी तो वो हो जाएगी क्या, उत्तक। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें एक बात यह है कि कोशिका समूह में तो होती है लेकिन अलग अलग होती है, बिखराव होता है उनमें, कोई भी जो है एक साथ समूह बना करके नहीं रहती है, ठीक है, कोई भी समूह बना करके नहीं रहती है, इसमें यह चीज पाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो जीव होता है वह किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप कहिएगा पॉरीफेरा के अंतर्गत। पॉरीफेरा क्या है, तो पॉरीफेरा जीवों का एक संघ है, जंतु जगत का क्या है, संघ है। मैं आपको बता दूं, संघ भी पढ़ेंगे हम लोग, उपसंघ भी पढ़ेंगे, वर्ग भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे संघ में एक आध दो नाम आपको बताता हूं, टोटल आप देखिएगा, पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी संघ है, क्या है, सभी के सभी संघ है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम वर्ग की बात करें, किसकी बात करें, वर्ग की बात करें, तो वर्ग में आता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज, मैमेलिया और पीसीज यानी मत्स्य, ठीक है। हाँ, तो ये 5 वर्ग आते हैं। सभी में क्या किया गया, जीवों को वर्गीकृत करके रखा गया है। अब कहिएगा वर्गीकृत करने का मतलब हुआ कि वहां पे उसी जीव को रखा गया है जिनके जीव एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, उन्हीं को वहां पे रखा गया है। तो पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें इस तरह के जो है हाँ गुण पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, पॉरीफेरा में क्या क्या आते हैं जी, तो आप कहिएगा कि एस्पोंजिला आता है, साइकन आता है और एस्पोंजियम आता है, ठीक है। ये जीव का नाम है साइकन, क्या नाम है, जीव का ये नाम है साइकन, एस्पोंजिला, एस्पोंजिलियम, ये सभी जो है पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। और इन पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों में जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के बीच जो है स्तर यानी समूह नहीं बन पाता हो, और सभी जो है अलग अलग बिखरी हुई होती है, अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, ठीक है। हाँ, एकदम जी, बहुत बढ़िया। हाँ, पॉरीफेरा नहीं पॉरीफेरा होता है, ठीक है। हाँ, उस पर भी बात हम लोग करेंगे, पॉरीफेरा, ठीक है।
हाँ, एकदम आसान तरीका से लिखेंगे जी, बहुत एकदम आसान तरीका से लिखेंगे, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में लिखेंगे कृष्णा कुमार। ठीक है, तो कोशिकीय स्तर के संगठन में क्या कहिएगा, आपको मैं बता दूं, कहिएगा इस प्रकार के संगठन में, किस प्रकार के, तो कोशिकीय स्तर के संगठन में, इस प्रकार के संगठन में क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, हाँ, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, परंतु ये कोशिकाएं जो है वह समूह में नहीं होती है। किसमें नहीं होती है, समूह में नहीं होती है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे, कहिएगा इस प्रकार के, इस मेरे साथ साथ लिखेंगे आप लोग, इस प्रकार के संगठन में, इस प्रकार के संगठन में, ठीक है, क्या होता है, हम आपको होता है कि इस प्रकार के संगठन में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, एक से अधिक कोशिकाएं, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, परंतु इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, पाई जाती है, परंतु ये कोशिकाएं समूह में नहीं होती है। ये कोशिकाएं क्या होती है, समूह में नहीं होती है, समूह में नहीं होती है। ठीक है, समूह में नहीं होती है, इसका मतलब है कि बहुत सारी कोशिकाएं होगी लेकिन कोई भी कोशिका समूह में नहीं होती है ना। हाँ, इस प्रकार कोशिका में कोई भी कोशिकाएं समूह में नहीं होती है जी। हाँ, इस प्रकार के जो भी जीव होते हैं, बिल्कुल जो भी जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो निम्न श्रेणी के जीव कहलाते हैं। ठीक है, इसी में लिखिएगा, हाँ यहां पे फुल स्टॉप डाल दीजिएगा, नहीं, समूह में नहीं होती है। ठीक है, समूह में नहीं होती है ना जी। इस प्रकार के जो जीव होते हैं कैसे होते हैं, तो कहिएगा इस प्रकार के जीव निम्न श्रेणी के जीव कहलाते हैं, निम्न श्रेणी के होते हैं, लिख देते हैं निम्न श्रेणी के होते हैं। ठीक है, हाँ, कैसे होते हैं आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा निम्न श्रेणी के। अगर एग्जाम्पल की बात करें जी, अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण की अगर बात कर ले तो उदाहरण में क्या होगा, तो आप कहेंगे, अगर आप नाम देना चाहें तो सीधे कह सकते हैं कि पॉलीफेरा संघ के जीव, किसके, तो आप कहिएगा पॉलीफेरा, किसके, पॉलीफेरा संघ के जीव। ठीक है, पॉलीफेरा संघ के जीव। ठीक है, हाँ, आप कहेंगे पॉलीफेरा संघ के जीव। ये पॉलीफेरा एक संघ होता है जी, क्या होता है, ये पॉलीफेरा एक संघ होता है। लेकिन आप कहिएगा कि पॉलीफेरा में कौन कौन आता है, पॉलीफेरा में कौन कौन आता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉलीफेरा में आने वाले अगर जीव की बात करें तो इसमें आता है साइकन, क्या आता है, साइकन, हाँ, एस पंजिला, क्या आएगा, एस पंजिलियम, क्या आएगा, एस पंजिलियम। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, तो आप कहिएगा कि पॉलीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। देखिए ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा, हमने कहा कोशिकीय स्तर का जब संगठन की बात होगी तो उसमें कोशिका अधिक होगी, कोशिका अधिक पाई जाएगी, लेकिन वे कोशिकाएं कोई भी कोशिका समूह में नहीं होगी, यानी कि समूह में ना करा करके अलग अलग पाई जाती है। और ऐसे कोशिकीय स्तर जिस जीव में होगा उसको हम कहेंगे निम्न श्रेणी के जीव। किसका कहेंगे, निम्न श्रेणी के जीव। इसका मतलब यह हुआ कि जो संघ है, संघ पॉलीफेरा है, इस संघ पॉलीफेरा में निम्न श्रेणी के जीवों को रखा गया है। किसको, निम्न श्रेणी के जीवों को रखा गया है, जिनका शरीर किससे बना है, तो कोशिकीय स्तर का संगठन उसमें पाया जाता है। और जीवों की बात करें तो साइकन, एस्पोंजिला, एस्पोंजिलियम, ये उदाहरण है किसके, तो आप कहिएगा कि ये उदाहरण है पॉलीफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों के। ठीक है, समझ गए।
हाँ जी, समझ गए, बहुत बढ़िया। बढ़ते आगे, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरे नंबर की बात कर ले, अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तक स्तर का संगठन, किसका? उत्तक स्तर का संगठन। तो यहाँ पे देखिए, वहां जब कोशिका स्तर का था तो कोशिकाएं मिल रही थी, यहां पर उत्तक स्तर है यानी टिश्यू स्तर है, तो टिश्यू में क्या होगा जी? तो आप कहिएगा कि इसमें उत्तक आएगा। क्या आएगा? उत्तक आएगा जी, हाँ ठीक है, इसमें आएगा उत्तक। तो आप कहिएगा, एकदम परिभाषा चेंज मत कीजिएगा, एक जो है आप लिख लिए, एक यहां पे लिख लिए ना, बस इसी पे आप चलते जाइएगा, इसी पे आपको चलना है। हर परिभाषा में आपको देना है कि इस प्रकार के संगठन में, इस प्रकार के संगठन में सब में डालेंगे आप, ठीक है। हाँ, फटाफट कर लीजिए इसको। इसमें क्या कहिएगा? कहिएगा कि इस प्रकार के संगठन में, हाँ इस प्रकार के संगठन में कोशिका का समूह उत्तक के रूप में विकसित होता है। किस रूप में? यानी कि उत्तक स्तर का जब संगठन होगा तो आपको पता है कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, है ना जी। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, है ना जी, यही आप भी जानते हैं पहले से भी। तो कहने का मतलब हुआ कि कोशिका जब समूह बनाएगी तो उत्तक कहलाएगी। तो कहिएगा इस प्रकार के संगठन में, इस प्रकार के संगठन में कोशिकाओं के समूह उत्तक के रूप में विकसित होते हैं। किस रूप में? उत्तक के रूप में विकसित होते हैं। तो इसी बात को आपको यहां पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। हाँ, इसी बात को यहां पर नोट डाउन आपको कर लेना है, ठीक है। हाँ चलिए एक बार लिखिएगा, कहिएगा इस प्रकार के संगठन में, इस प्रकार के संगठन में कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह क्या करेगा जी? कोशिकाओं का समूह उत्तक के रूप में, किस रूप में? उत्तक के रूप में विकसित होता है। उत्तक के रूप में क्या होता है? तो आप कहिएगा गुरुजी विकसित होता है। किस रूप में? उत्तक के रूप में विकसित होता है, बिल्कुल हाँ। यानी कि कोशिका का समूह ही किस रूप में विकसित हो गया? तो आप कहिएगा कि उत्तक के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है। हाँ, उत्तक के रूप में विकसित हो जाता है। अब यहां पे उदाहरण की बात करेंगे हम, किसके? उदाहरण की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में हम संघ की बात करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको संघ पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? संघ पढ़ना है। जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हाँ नाइडेरिया, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एस्केरिसिस, तो ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी संघ है, ठीक है। और इस संघ में जीवों को रखा गया है। तो हम संघ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संघ की बात करेंगे। जैसे कोशिकीय स्तर की बात आई तो वहां पे पॉरीफेरा नाम आया। क्या आया? पॉरीफेरा। और जब उत्तक स्तर की बात आती है तो यहां आता है सिलेंट्रेटा। क्या आता है? सिलेंट्रेटा। तो उदाहरण में हम लिखेंगे रुक जाइए, सिलेंट्रेटा, गलती है जी रुक जाइए, हम लिख रहे हैं सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो ये होगा सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा की अगर बात करें हम लोग, हाँ अगर इसकी हम बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या आता है। इसमें आता है जी हाइड्रा। क्या आएगा? अगर ये संघ यहां पे लिख लेंगे, संघ के जीव, यानी कि ये क्या हो गया? तो ये हो गया एक संघ है। क्या हो गया? संघ हो गया सिलेंट्रेटा लिखिएगा यहां पे, हाँ सिलेंट्रेटा लिखिएगा, सिलेंट्रेटा, ठीक तो था, सिलेंट्रेटा। रुक जाइए, सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा संघ के जीव। और इस सिलेंट्रेटा संघ में कौन कौन आता है? तो आप कहिएगा हाइड्रा आता है। क्या आता है?
हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा आता है। और हाइड्रा के साथ अगर बात करें तो आता है समुद्री कलम। क्या आएगा? समुद्री कलम, समुद्री एनीमोन भी लिखेंगे। और एक और आप लिख लेंगे समुद्री कलम। क्या लिखेंगे? समुद्री कलम। अब देखिए ये जो है ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं? तो आप कहिएगा ये सिलेंट्रेटा संघ के जीवों के एग्जाम्पल हैं। हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, समुद्री कलम, ये सभी में संगठन यानी शारीरिक संगठन कैसा पाया जाता है? तो आप कहिएगा उत्तक स्तर का पाया जाता है। हाँ ठीक है जी, ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब यहां बात करते हैं अंग स्तर का। किसकी बात करते हैं? अंग स्तर के संगठन की बात करते हैं जी। हाँ जल्दी जल्दी लिखिएगा। अंग स्तर के, हाँ अंग स्तर की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या? एकदम आसान तो है। अंग स्तर, अंग का निर्माण कैसे हुआ? तो आप कहिएगा उत्तक के समूह से अंग का निर्माण हुआ। किससे? उत्तकों के समूह से अंग का निर्माण हुआ। यानी कि हम इसमें यह बात कहेंगे कि इस प्रकार के संगठन में ऊतकों का समूह अंग के रूप में विकसित होता है। किस रूप में? अंग के रूप में विकसित होता है। ठीक है जी। हाँ तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि इस प्रकार के संगठन में क्या होता है? इस प्रकार के संगठन में ऊतकों का समूह, किसका? ऊतकों का समूह किस रूप में जी? ऊतकों का समूह अंगों के रूप में। किस रूप में? अंगों के रूप में विकसित होता है। के रूप में क्या होता है? विकसित होता है। विकसित होता है। समझ गए? बात समझ गए? विकसित होता है। तो बहुत साधारण बात है। अगर एक समझ गए आप लोग, अगर एक समझ में आ गया कोशिका स्तर, तो उसके बाद कोशिका स्तर के बाद उत्तक स्तर आएगा। उत्तक स्तर के बाद क्या आएगा? अंग स्तर आएगा। अंग के बाद क्या आएगा? अंग तंत्र का स्तर आएगा। और तब जाकर फाइनली शरीर तो बढ़ ही जाएगा ना। फाइनली क्या होगा? शरीर बन जाएगा। तो इस तरह से विकसित होता है। अगर इसके उदाहरण की अगर बात उदाहरण की बात करें कि इस प्रकार का शारीरिक संगठन किसमें पाया जाता है? ठीक है, किसमें पाया जाता है? तो देखिए आप एक संघ का नाम सुने होइएगा, ठीक है, प्लेटी हेल्मिनथीज। क्या सुने होइएगा? प्लेटी 9th क्लास में पढ़े होंगे। प्लेटी हेल्मिनथीज। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। प्लेटी हेल्मिनथीज है ना। और इस प्लेटी हेल्मिनथीज में जो जीव आते हैं, ठीक है, इसमें जो संघ के जीव यहां लिख लेंगे तो थोड़ा बेटर आएगा। संघ के जीव। अब इसमें आता कौन कौन है? इसमें जीव कौन कौन से आएगा? प्लेटी हेल्मिनथीज में कौन कौन सा जीव आएगा? तो देखिए जब आगे आप जाइएगा ना 12th क्लास में जब जाइएगा तो वहां पर एक इमेजिंग करने वाला आपको प्लेन एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेन एरिया मिलेगा। यानी कि इसमें आता प्लेन एरिया। कहिएगा कि इसमें प्लेन एरिया कैसे इमेजिंग करेगा? रुक जाइए बता रहे हैं। ठीक है, प्लेन एरिया आएगा और प्लेन एरिया के साथ क्या आएगा? यकृत प्रनाभ है। क्या आएगा? यकृत प्रनाभ है। ये क्या है? तो हम कहेंगे कि ये जीव है। ये क्या है? ये जीव है दोनों के दोनों। हाँ ये दोनों के दोनों क्या है? तो दोनों के दोनों जीव है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो संघ प्लेटी हेल्मिनथीज के अंतर्गत आता है। और इसमें शारीरिक संगठन कैसा होता है? तो अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। चलो बढ़े आगे। हाँ जल्दी से बढ़ते आगे। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन अब आ गया। ठीक है, हाँ अंग बिल्कुल जी। हाँ हम बात करेंगे अब अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। तो देखिए साधारण सी बात है, अंगों के समूह से अंग तंत्र बनेगा। ठीक है, तो हम यहां पे ये कहेंगे कि इस प्रकार के संगठन में ठीक है, हाँ जी इस प्रकार के संगठन में क्या होगा? अंगों के समूह से अंग तंत्र का निर्माण
होता है, ठीक है। हाँ, अंग तंत्रों के अंगों के समूह से अंग तंत्र का निर्माण होता है तथा अंग तंत्रों से शरीर का निर्माण हो जाता है। बस हमको इतना ही जानना था, 4 शारीरिक संगठन में हमको इतना ही जानना था। फाइनली शरीर बना कैसे, फाइनली शरीर बना कैसे, तो स्तर आप देख लिए कि हर एक जीव में शारीरिक संगठन का स्तर अलग अलग है, अलग अलग है। ये आपको पॉलीफेरा में देखने को मिला, प्लेटी हेलमिंथीज में देखने को मिला, है ना जी। अब आपको सिलेंट्रेटा में देखने को मिला, और कार्डेटा की बात करें, हाँ कार्डेटा, हाँ कार्डेटा की बात करें तो कार्डेटा में भी आपको देखने को मिला। तो इसमें हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि इस प्रकार के शारीरिक संगठन में, सर इसको चित्र के साथ बताइए। अरे भाई इसको चित्र के साथ बताएंगे जब पॉलीफेरा, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा याद रखिए इसको, बस इतना ही, ज्यादा ध्यान नहीं रखना। जब पॉलीफेरा को पढ़ेंगे तो पॉलीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होंगे उन सब में जो है शारीरिक संगठन कैसा होगा, तो हम कहेंगे कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, ठीक है। हाँ, उत्तक स्तर की बात करेंगे तो किसमें होगा, तो उत्तक स्तर की जब हम बात करेंगे तो किसमें होगा, सिलेंट्रेटा में होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अंग स्तर का शारीरिक संगठन किसमें पाया जाता है, तो हम कहेंगे प्लेटी हेलमिंथीज जो संघ है उसमें जो है अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। और अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन किसमें पाया जाता है, तो उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, जैसे हम लोग कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, तो कार्डेटा में हम ये बात बताएंगे, ठीक है। तो जब उसको पॉलीफेरा यानी संघ को जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें एक बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है, एक बार रिपीट हो जाएगी, और वहां आप लोगों को जीवों को दिखाएंगे, हाँ इस जीवों के चित्र को दिखाएंगे, वहां पे एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे इस प्रकार के संगठन में, इस प्रकार के संगठन में अंगों के समूह से अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है तथा अंग तंत्र क्या करेगा जी, हाँ बोलिएगा, तथा अंग तंत्र क्या करेगा निर्माण होता है, ठीक है। हाँ, इसको हटाइए देते हैं यहाँ पे, बॉडी का निर्माण आप लोगों को पता है, अंग तंत्र, हाँ अंग तंत्र का निर्माण होता है तथा इस प्रकार का, यहीं पे लिखेंगे इस प्रकार का शारीरिक स्तर या शारीरिक स्तर उच्च श्रेणी के, किसमें, शारीरिक स्तर कहां पाया जाता है, शारीरिक स्तर उच्च श्रेणी के, कहां, उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और उच्च श्रेणी का संघ कौन सा है, तो अगर उच्च श्रेणी के संघ की बात करें, अगर उदाहरण में ले लें तो उदाहरण में उच्च श्रेणी का संघ कौन सा है, तो संघ उच्च श्रेणी का है जिसको कहते हैं कार्डेटा, क्या कहते हैं, कार्डेटा, समझ में आ रहा, कार्डेटा। और इसी कार्डेटा में हम लोग हैं, हम लोग किसमें है जी, कार्डेटा के अंतर्गत ही हम लोग हैं, समझ गए। तो ये उच्च श्रेणी के, हाँ उच्च श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ये कार्डेटा होते हैं जी, हाँ कार्डेटा होते हैं, बिल्कुल। बढ़े आगे जी, अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, बढ़े, हाँ जी बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग पाचन की, डाइजेशन की। किसकी बात करते हैं, पाचन यानी डाइजेशन। याद कीजिए आप लोग, जब शुरू में आप लोग बताए थे, उस समय बताए थे कि किस लक्षण के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया, ठीक है। तो निम्न स्तर में आपको दिए थे, पहला क्या था, शारीरिक संगठन के आधार पर, क्या था, शारीरिक संगठन के आधार पर। और दूसरा क्या था, दूसरा था पाचन यानी पाचन के आधार पर, किसके आधार पर, पाचन के आधार पर
पर, उसके बाद बोलिए क्या था, परिसंचरण के आधार पर। किसके आधार पर, परिसंचरण के आधार पर। उसके बाद क्या था, सिमिट्री यानी समिति के आधार पर, है ना जी, समिति के आधार पर। यानी कि बहुत सारे जो है, हाँ बहुत बढ़िया। एक बच्चा जो है बता रहे हैं कि 6 आप लक्षण बताए थे और उस 6 लक्षण के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। तो हम बात करते हैं उसके 2 नंबर की। किसकी बात करते हैं, 2 नंबर में था डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है जी, पाचन क्या होता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डाइजेशन, पाचन क्या होता है जी, हाँ पाचन क्या होता है, ये हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं। जल्दी से आप बताइए, आप लोग 10th क्लास में पाचन के बारे में बहुत अच्छे तरह से पढ़े होंगे और उसमें आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि मनुष्य में पाचन के लिए आहार नल, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जल्दी से, हाँ बायोलॉजी हो गया है, हाँ जल्दी बोलिए पाचन क्या होता है। इस प्रकार के संगठन में अंगों के समूह से उत्तक, हाँ बिल्कुल जी, विकसित होता है। हाँ वही बात मैंने भी बताई, ठीक है, हाँ वही बात मैंने बताई, हाँ। हाँ, जल्दी से बोलिए, ये पाचन क्या होता है जी। आपका क्या नाम है, सत्यम, सत्यम कुमार सर, 12th बायोलॉजी हो गया है। नहीं नहीं, 12th बायोलॉजी का अभी बैच नहीं आया है जी, हाँ अभी नहीं आया है, टेंशन मत लीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए पाचन क्या होता है जी। हाँ पाचन का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पाचन का मतलब क्या होता है। कोई भी भोजन जब हम करते हैं तो उसके जटिल अणु, यानी कि वो भोजन जो होता है उसके जितने भी अणु होते हैं जटिल तरीके से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, बंधे होते हैं। जब कोई भी जीव उस भोजन को करता है तो उस भोजन के जो अवयव होते हैं सरल अणुओं में क्या होते हैं, या सरल अणुओं में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, भोजन का पाचन कहते हैं। समझ गए, कहने का मतलब हुआ कि भोजन के जटिल अवयवों का, बोलिएगा मेरे साथ साथ बोलिएगा कि भोजन के जटिल अवयवों का सरल अवयवों में विघटित होने की क्रिया, विभाजित होने की क्रिया भोजन का पाचन कहलाती है। याद हो गया, बोलिए कितने बच्चे हैं जिनको याद हो गया, जल्दी से बोलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पाचन का परिभाषा याद हो गया। मैंने बताया कि, क्या बताया कि भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विभक्त होने की क्रिया जो होती है उसी को क्या कहते हैं, भोजन का पाचन कहते हैं। ठीक है, भोजन का पाचन कहते हैं। और इस पाचन के आधार पर जीवों को क्या किया गया, अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें पूर्ण पाचन पाया जाता है, ठीक है, पूर्ण पाचन पाया जाता है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें पूर्ण पाचन नहीं पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें, हाँ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, हाँ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें पूर्ण पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कहिएगा, हाँ कहिए, भोजन के जटिल अवयवों का सरल अवयवों में विघटित होने की क्रिया पाचन कराती है। हाँ एमडी साजिद जो है इसका आंसर दे रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। तो मैंने इस बात को आपको बता दिया। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पाचन क्या है और क्यों बांटा गया। तो कहिए कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है और कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें पूर्ण पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। इस बात की हम यहां पे बातें करेंगे। चलिए बढ़े। बोर्ड में सर यह तो 12th का है सर, पूर्ण पाचन तंत्र, हाँ चलिए ठीक है। ऊपर हेडिंग में 12th है, ओहो सॉरी, ओहो जी, ओ
ट्वेल्थ है, अच्छा यहाँ पे, अच्छा जी, सॉरी सॉरी, ये ट्वेल्थ नहीं है। ठीक है, ये जो है ना, ये ट्वेल्थ नहीं है जी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको 11th कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये जो है ना, ये 12th नहीं है, यहाँ पे 11th कर लीजिएगा, ये 11th बायोलॉजी है, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अरे क्या बात है कि पूछ रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ये 11th है, 11th बायोलॉजी है, हो गया। हाँ ठीक है, नहीं कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो है ना 11th है, 12th नहीं है, ठीक है। हाँ, बढ़ गए। चलिए बहुत बढ़िया है, चलिए हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक है वहां पे। चलिए डाइजेशन की बात करें, हम डाइजेस्टिव की बात करें। अब इसमें हम डाइजेशन में क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलिए। भोजन के जटिल अवयवों का, ठीक है, लिखेंगे मेरे साथ साथ, सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। सभी लोग लिखेंगे कि भोजन के जटिल अवयवों का, किसका, आप लिखेंगे भोजन के जटिल अवयवों का सरल अवयवों में विघटित या विभाजित लिख सकते हैं, या विभाजित होने की क्रिया क्या कहलाएगी, होने की क्रिया क्या कहलाती है, तो कहिएगा कि भोजन का पाचन कहलाती है, होने की क्रिया पाचन कहलाती है, पाचन यानी डाइजेशन कहलाती है, क्या कहलाएगी, डाइजेशन कहलाती है, ठीक है, डाइजेशन कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब सीधे आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है, अपने पॉइंट पे आते हैं जी, एकदम अपने पॉइंट की अगर बात करें, देखिए 3 नंबर आ गया, यहीं पे बात करेंगे हम लोग कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें, हाँ अब यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, पाचन जो होता है, पाचन, ये जो पाचन की बात हम कर रहे हैं, इस पाचन की अगर बात करें तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ये जो पाचन होता है, उस पाचन तंत्र की यहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब दूसरे स्लाइड पे नहीं ले जाएंगे। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ये पाचन यानी कि जो तंत्र होता है पूर्ण विकसित होता है, यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, कंप्लीट पाचन तंत्र, ठीक है। दूसरे स्लाइड पे ले लेते हैं, यहां पे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, हम यहां बात करें, यहां पे अगर हम बात करें, अच्छा यहां पे 11th लिखा हुआ है, वहां 12th है ना जी। हाँ, यहां पे अगर हम बात करें, किसकी बात करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे जी, हाँ पाचन की बात करेंगे, किसकी, हम पाचन की बात करेंगे, यानी डाइजेशन की बात करेंगे। जो डाइजेशन है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, तो पूर्ण कंप्लीट पाया जाता है, और कुछ में इनकम्प्लीट होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, यानी कि ये हम अगर बात करें, इसकी बात करें पूर्ण पाचन तंत्र, क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे पूर्ण पाचन तंत्र, यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र यानी कंप्लीट पाचन तंत्र होता है कुछ जीव में, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, ठीक है, अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, ठीक है। अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की यहां पे बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम अपनी बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में किस प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है, अपूर्ण है या पूर्ण है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि मनुष्य में अपूर्ण पाचन तंत्र है या पूर्ण पाचन तंत्र है, जल्दी से बताइएगा। मनुष्य में अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ ले, हम मनुष्य में किस प्रकार का, यहां क्वेश्चन देते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है, पाचन तंत्र पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, पाया जाता है, जल्दी से, पाया जाता है, जल्दी बताइए आंसर।
आंसर का इंतजार है जी, हाँ आंसर का इंतजार है, आंसर आप लोगों को जल्दी से देना है। हाँ, किस प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर ये आ रहा है कि मनुष्य के अगर पाचन तंत्र की बात करें तो पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला, आप कैसे ये मान लिए कि मनुष्य में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाएगा? बताइए, कोई ऐसा रीजन होगा जिसके आधार पर आपने ये कहा कि मनुष्य में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है? बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं तो हम लिख देते हैं। ठीक है, पूर्ण पाचन तंत्र। ठीक है, आपके कहने से हम ये लिख दिए कि पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि किस आधार पे आप कहे कि मनुष्य में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है? ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ, किस कारण से, किस आधार पे आपने इसको पूर्ण पाचन तंत्र कहा? ठीक है, हाँ, तो अब हम बात कर लेंगे इन्हीं पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र की बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अनुमान लगाए, निखिल कुमार कह रहे हैं सर अनुमान लगा लिए। हाँ, पूर्ण पाचन तंत्र के लिए हम क्या किए? अनुमान लगा लिए। नहीं जी निखिल कुमार, अरे पाचन का क्षमता पाई जाती है। नहीं जी, ऐसा थोड़े है। जब यहां पे पूर्ण पाचन है चाहे अपूर्ण पाचन है, जब पाचन तंत्र है तो पाचन की क्षमता तो पाई जाएगी। तो आप अगर कह रहे हैं कि यहां पर पाचन की क्षमता पाई जाती है और यहां पाचन की क्षमता नहीं पाई जाती, ऐसा थोड़े है। यहां पाचन तंत्र लिखा हुआ है तो पाचन यहां भी होगा और पाचन यहां भी होगा। ठीक है, हाँ, अब देखिए, नहीं जी आप लोग आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, हाँ, आप लोग आंसर नहीं दे पाए। अब सुनिए, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले बात करेंगे पूर्ण पाचन तंत्र की। ठीक है, हाँ, हम पहले बात किसकी करेंगे? पूर्ण पाचन तंत्र की हम बात करेंगे, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, बात करते हैं एक नंबर में पूर्ण पाचन तंत्र। किसकी बात करेंगे? पूर्ण पाचन तंत्र की बात करेंगे कि पूर्ण पाचन तंत्र होता क्या है। ठीक है, हाँ, पूर्ण पाचन तंत्र की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ गुरुजी हम मान लिए हैं। अरे मानने से थोड़ा होगा, अरे ये साइंस है जी, साइंस में केवल मान लेने से थोड़ा होगा, प्रूफ देना पड़ेगा आपको। कैसे कैसे लोग हैं, आप कहते हैं मान लिए, मानने से नहीं होगा, प्रूफ देना पड़ेगा आपको और साबित करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाँ, अब बात करेंगे पूर्ण पाचन तंत्र की, तो ध्यान दीजिएगा पूर्ण पाचन तंत्र क्या होते हैं? वैसे जीव जिनमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुख है, भोजन ग्रहण करने के लिए मुख्य तथा अपशिष्ट पदार्थों, कैसा पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए यानी निष्कासन के लिए, उसको निकालने के लिए गुद्दा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुद्दा पाया जाता है। तब वैसे जीवों में किस प्रकार का? तो पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, हाँ, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? हाँ समझ गए जी। वाटर प्रूफ नहीं है, आप लिखेंगे वैसे जीव। ठीक है, वैसे जीव जिनमें भोजन ग्रहण करने के लिए, किसके लिए? भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होता है? भोजन ग्रहण करने के लिए मुख है यानी कि माउथ ना जी, मुख तथा अपशिष्ट पदार्थों अपशिष्ट का मतलब समझ रहे हैं ना जी? अपशिष्ट का मतलब हुआ बेकार पदार्थ जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है। ठीक है, तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन मतलब समझ आता है ना जी? उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाते हैं? के लिए गुद्दा पाया जाता है, गुद्दा पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। उसमें क्या होता है जी? पाया जाता है उसमें किस प्रकार का तो कहिएगा उसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र
तंत्र पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। कोई दिक्कत? ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि उत्सर्जी पदार्थों के लिए यानी कि भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख भी होगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, जैसे मल हो गया, उसको बाहर निकालने के लिए क्या पाया जाएगा? तो गुद्दा पाया जाता है। ऐसे जीवों में किस प्रकार का? तो कहिएगा पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। अगर यहीं पे बात कर लें, अगर उदाहरण की बात करें, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, संघ की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? अगर उदाहरण में चलें तो उदाहरण में आएगा कार्डेटा संघ के जीव। किसके? कार्डेटा संघ के जीव। और इस कार्डेटा संघ में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग भी आते हैं। समझ गए? अब बात करते हैं अपूर्ण वाला की। किसकी बात करते हैं? हम अपूर्ण वाला की बात करेंगे। अपूर्ण वाला में क्या होगा? भोजन ग्रहण करने के लिए, हाँ, ठीक है, हाँ, जैसे आदमी, बिल्कुल ठीक है मिस्टर सुमित कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। जैसे आदमी, जैसे मनुष्य बोलिए, हाँ, जैसे मनुष्य, जैसे हम लोग है। ठीक है, हाँ, हम लोग का डेटा में ही आएंगे। जब का डेटा वो करेंगे तो एकदम समझ में आएगा। अब बात करते हैं 2 नंबर की। ठीक है, 2 नंबर में क्या है जी? तो 2 नंबर में आ गया अपूर्ण पाचन तंत्र। क्या आ जाएगा? अपूर्ण, यहां से लिखिएगा अपूर्ण पाचन तंत्र। बोलिए, अपूर्ण पाचन तंत्र के मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब हुआ कि जिस जीव में मुख, यानी कि जिस जीव में, हाँ, मुख एवं जैसे मनुष्य, बिल्कुल, हाँ जी, जैसे मनुष्य की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं। अब यहां पे लिखेंगे वैसे जीव जिनमें मुख एवं गुद्दा अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। तो जब अलग अलग नहीं पाए जाएंगे तो क्या होगा? तो आप कहिएगा कि जब मुख एवं गुदा अलग अलग नहीं पाया जाएगा तो उसमें जो मुख होगा, मुख ही किसका काम करेगा? गुद्दा का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? तो मुख ही गुद्दा का कार्य करेगा। अर्थात अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसी में लिखिएगा, अर्थात नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इनमें मुख ही किसका काम करेगा? मुख ही गुद्दा का कार्य करता है। गुद्दा का कार्य करता है उसमें अपूर्ण, उसमें क्या होता है? उसमें अपूर्ण क्या हो गया जी? उसमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। बोलिए, ये बात समझ गए? यानी कि मुख और गुद्दा अलग अलग नहीं पाया जाता है। वैसे जीव में मुख ही गुद्दा का कार्य करता है, उसमें कैसा है? तो अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। हम उदाहरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अगर हम उदाहरण की बात कर ले तो उदाहरण में क्या आएगा जी? तो आप कहिएगा सिलेंट्रेटा आएगा, प्लेटी हेलमिंथीज। क्या, किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथीज की बात करेंगे, है ना जी? हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथीज की बात करेंगे। ये प्लेटी हेलमिंथीज, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, ये सभी के सभी क्या है? संघ है। पॉरीफेरा, ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी संघ है। तो यहां बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथीज। किसकी बात करेंगे? प्लेटी हेलमिंथीज
हेलमिनथीज संघ के जीव, संघ के जीव। और अभी आप लोगों को बताया कि प्लेटी हेलमिनथीज के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ, प्लेटी हेलमिनथीज के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं मैंने अभी आपको बताया। इसमें आता है प्लेनेरिया, क्या आता है जी, इसमें आता है प्लेनेरिया। और अभी आप लोगों को बताए थे प्लेनेरिया इसी में आता है। हाँ, तो इसमें जो है क्या होता है, जिस भाग से यानी मुख से ही क्या होगा, भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, यानी भोजन मुख के द्वारा ही भोजन होगा, अपशिष्ट पदार्थों को वहीं से नहीं जी। गाय और भैंस जो है पूर्ण पाचन तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। हाँ, पूर्ण पाचन तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। बड़े आगे अब बात कर लेते हैं हम लोग सीधे आगे, अगले पॉइंट पे आते हैं जी। अगले पॉइंट पे आइए, सीधे बढ़ते हैं यहाँ पे परिसंचरण। कहाँ आते हैं, परिसंचरण, सर्कुलेशन, ठीक है। आप लोग 10th क्लास में परिसंचरण के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, कि हृदय हाँ रक्त का परिसंचरण कराता है, ठीक है। रक्त का परिसंचरण, वहां पे आपको दोहरा परिसंचरण देखने को मिला होगा। हाँ, दोहरा परिसंचरण, हाँ द्विगुण परिवहन ना जी। हाँ, इस नाम से भी आप लोग जाने होंगे, द्विगुण परिवहन, दोहरा परिसंचरण, इसके नाम से आप लोग को मिला होगा। तो हम बात करेंगे परिसंचरण का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव है, उस शरीर द्रव का एक भाग से दूसरे भाग तक जो स्थानांतरित होने की क्रिया है, उसी को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परिसंचरण। क्या कहेंगे, परिसंचरण। जल्दी से बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग, जल्दी से बोलिए। तो मैंने आपको क्या बताया, परिसंचरण क्या होता है, तो शरीर द्रव का, किसका, शरीर द्रव का एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो कहेंगे परिसंचरण। और शरीर द्रव क्या होता है, तो आप कहेंगे कि शरीर द्रव में रक्त और लसिका आएगा। क्या आएगा, रक्त और लसिका आएगा। और यही रक्त और लसिका अपने साथ पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थों का ये क्या कराती है, परिसंचरण कराती है शरीर के अनेक भागों में, ठीक है। हाँ बिल्कुल जी। हाँ, नहीं दिख रहा है गुरुजी, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी, परिसंचरण की। किसकी बात करेंगे, परिसंचरण की बात करेंगे। ये परिसंचरण होता क्या है, ठीक है, परिसंचरण क्या होता है, इसी की हम बात करने वाले हैं। जल्दी से बोलिए, जल्दी बताइए परिसंचरण क्या होता है जी। हाँ जल्दी, यहां 11th होगा ना जी। बोलिए परिसंचरण क्या होता है, अभी तक आंसर नहीं आए आप लोगों के, जल्दी से जल्दी से। चलिए हम भी लिख देते हैं परिसंचरण क्या होता है जी। हाँ, हम भी लिखते हैं। बोलिए ती, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बहुत बढ़िया जी, आपका आंसर आ रहा है, क्या नाम है, सत्यम कुमार। परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। बहुत बढ़िया जी, यातायात यानी परिवहन करता है। क्या करता है, यातायात यानी परिवहन करता है, उसी को क्या कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि शरीर द्रवों, है ना जी, शरीर द्रवों हम लिख के जाएंगे, हम लोग लिख के जाएंगे जी, हम लोग लिखेंगे कि शरीर द्रव लिखेंगे आप लोग, शरीर द्रव जैसे रक्त, जैसे रक्त लसिका है ना जी, रक्त लसिका, रक्त लसिका। अब देखिए रक्त की जब बात आती है तो रक्त से क्वेश्चन तो बनता है ना जी, रक्त से क्वेश्चन बनता है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रक्त की संरचना किन किन घटकों से हुई है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। रक्त की संरचना किन किन घटकों से होती है, ठीक है। हम बात करेंगे शरीर द्रव जैसे रक्त लसिका के द्वारा लसिका के द्वारा, हाँ पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान ना जी, हाँ एक स्थान से पदार्थों का
पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित ना जी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की क्रिया, होने की क्रिया जो होती है क्या कहलाती है? होने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है। होने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है। ठीक है, परिसंचरण कहलाती है, कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत? मैंने बताया कि शरीर द्रव, हाँ चलिए ब्रजेश सर का लाडला, चलिए बताइए जल्दी से। हाँ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, अरे बच्चा जी ये घटक है। मैंने आपसे पूछा कि रक्त की संरचना कितने घटकों से होती है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप बोलिएगा दो घटक है, एक है ठोस घटक और दूसरा है तरल घटक। ठीक है, हाँ मैं बताता हूं उसको भी। देखिए शरीर द्रव जैसे रक्त लसिका के द्वारा पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परिसंचरण कहलाती है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए परिसंचरण की जब बात आती है, हाँ यहीं पे लिख लेंगे रक्त की संरचना दो घटक से, कितने घटक से? यहां लिख लेंगे रक्त की संरचना, रक्त की संरचना दो घटकों से, कितने? दो घटकों से होती है, घटकों से होती है। कितने घटक से होती है? दो घटकों से होती है। अगर दो घटक की बात करें तो एक नंबर में क्या आ जाएगा? तो ठोस आ जाएगा। कौन आएगा? ठोस घटक है, ठोस घटक। और दूसरे में क्या आएगा? तो तरल घटक, तरल घटक। ठीक है, ठोस में क्या आएगा जी? तो आप कहिएगा ठोस वाला में आएगा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, और तरल में क्या आएगा? प्लाज्मा। ठीक है, तरल में क्या आएगा? प्लाज्मा। अब यहां बात करते हैं कि परिसंचरण में दो तरह के परिसंचरण पाए जाते हैं। यहां देखिए, यहां है कि परिसंचरण के प्रकार, किसके प्रकार? परिसंचरण के प्रकार है जी। परिसंचरण के प्रकार यानी टाइप ऑफ है सर्कुलेशन की बात करें तो परिसंचरण की अगर बात करें तो दो तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जीवों में कितने प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, परिसंचरण आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिला होगा कि जो कॉकरोच होता है, जो तिलचट्टा होता है, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी उसमें आपको यह देखने को मिला होगा कि जो कॉकरोच है, तिलचट्टा है, उसमें जो है आरबीसी नहीं पाया जाता है। यानी कि उसका रंग है, यानी रक्त का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, लाल नहीं होता है। ठीक है, हाँ, दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरे को कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो दोनों को लिख लेंगे। एक नंबर में क्या लिखेंगे? तो आप कहिएगा खुला परिसंचरण तंत्र है जी। एक नंबर में क्या कहेंगे? खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र को क्या कहेंगे? ओपन। क्या कहेंगे? ओपन और सर्कुलेटरी सिस्टम ना जी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ना, ये सिस्टम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर की अगर बात कर ले तो दूसरा आता है बंद। क्या आता है? बंद परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। और जो बंद परिसंचरण तंत्र है इसको क्या कहेंगे? क्लोज। क्या कहेंगे? क्लोज परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ गए?
ठीक है। हाँ, यानी कि एक है बंद परिसंचरण तंत्र और दूसरा क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा उसमें हीमोसील होगा। क्या होगा, हीमोसील होगा, जिसके वजह से उसका रक्त रंगहीन हो जाएगा यानी लाल नहीं होगा। और जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा उसका रक्त कैसा होगा, तो लाल होगा। ठीक है, लाल होगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, हाँ, गाय भैंस मुर्गी सब में जो है कैसा, बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन वही बात करें तिलचट्टा कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसी वजह से उसका रक्त कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। हाँ, कृष्णा कुमार कह रहा है कि टाइम ओवर गुरुजी। ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है, कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में आप सभी लोगों के सामने। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। जाने से पहले सभी लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और कल के क्लास में एकदम इसके आगे हम लोग देखेंगे खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, किस किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और कौन ऐसे जीव है जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एकदम चित्र के साथ देखेंगे। एकदम बिल्कुल टाइम से आइएगा, लेट मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए, जाने से पहले आप लोगों से ये पूछेंगे कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।